प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आज के इस कक्षा 3 के हमारा परिवेश के क्लास में। तो बच्चों, जल्दी से आप अपनी कक्षा 3 की हमारा परिवेश की किताब निकाल लीजिए और इसमें खोलिएगा आप पेज नंबर 57 अर्थात पेज नंबर 57। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पे पाठ संख्या लिखी है 9 और पाठ का नाम लिखा है पानी अनमोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी अनमोल कैसे है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखिए, पाठ में सबसे पहले ऊपर एक नीले रंग का बक्सा बना हुआ है और इस बक्से में कुछ लिखा है, तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें पानी अपनी व्यथा बता रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर पानी हमसे अपनी क्या परेशानी बता रहा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा और बीच में मैं इसको समझाती भी चलती हूँ। आप चाहें तो आप अपनी किताब में पेज नंबर 57 पर भी इसको देखकर पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं पानी हूँ। ये क्यों लिखा है? क्योंकि पानी अपने बारे में बता रहा है। मैं पानी हूँ, मुझे सभी जानते हैं, मेरा प्रयोग सभी लोग करते हैं। हम सबको पता है कि हम सब पानी का प्रयोग करते हैं। मैं कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध हूँ, यानी कि कुछ लोगों को पानी बहुत आराम से मिल जाता है, कुछ लोगों को कठिनाई से मिलता हूँ। मुझे पाने के लिए कुछ लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। आप सब जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पानी बहुत आराम से मिल जाता हो, कोई कोशिश ना करनी पड़ती हो। नल खोला, उसमें पानी आ गया, या घर में हैंड पंप लगा है या कुआं है, उससे पानी मिल गया। लेकिन बच्चों, हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पीने के पानी के लिए भी बहुत परेशानी होती है। लोगों को कई कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, तब उन्हें पानी मिल पाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि कुछ लोगों को कठिनाई से मिलता हूँ, मुझे पाने के लिए कुछ लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। इन दिनों सब लोग मेरी कमी होने की चर्चा करते हैं। लोग अक्सर, आपने देखा होगा समाचार में, टीवी पर, कभी कभी समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा, या अपने घर के या आस पड़ोस के बड़े लोगों से भी सुना होगा कि पानी की कमी हो रही है, पानी की परेशानी है। मैं सोचता हूँ, मेरी कमी कैसे हुई? काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि जो लोग मेरा प्रयोग करते हैं वे ही मेरा दुरुपयोग भी करते हैं। यहाँ पे पानी क्या कह रहा है कि मैंने जब बहुत सोचा कि आखिर मेरी कमी हो कैसे रही है, तो मुझे ये समझ में आया कि जो लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, मेरा प्रयोग करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं पर मेरा दुरुपयोग करते हैं। यानी प्रयोग करने के साथ साथ पानी की बर्बादी भी करते हैं। दुरुपयोग का मतलब बर्बादी करना। अगर आपको ये पता है कि पानी आपके जीवन के लिए उपयोगी है, तो क्या आप इसका ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे? अब यहाँ पर पानी हमसे और आपसे सवाल कर रहा है कि अगर आपको जब ये पता है कि मैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ, तो भी क्या आप इसी तरह से मेरी बर्बादी यानी पानी की बर्बादी करते रहेंगे? अगर आप अभी भी सचेत नहीं होंगे तो भविष्य में और भी मुश्किलें आने वाली हैं। आप सभी का जीवन मेरे बिना संभव नहीं है, इसलिए मेरा संरक्षण करना आप सभी का पहला कर्तव्य है। तो अब पानी हमको सचेत कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है कि आपको होशियार हो जाना चाहिए। हमको पानी का उपयोग सिर्फ हम उतना ही करें जितनी ज़रूरत हो, बर्बादी ना करें, पानी फालतू बहाएं ना, क्योंकि हर चीज़ का एक सीमित भंडार होता है, जैसे वैसे ही जल का भी सीमित भंडार है। और उस भंडार में से अगर हम पानी का इसी तरह से दुरुपयोग करते रहेंगे तो आगे चलकर भविष्य में पानी की बहुत बड़ी और गंभीर समस्या हो जाएगी। तो बच्चों, अब इसी को आप आगे देखिए अपनी किताब में ही पेज नंबर 58 पर एक और चित्र बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और यही चित्र यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। इस चित्र में पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया गया है?
आइए देखते हैं, ये एक घर के आंगन का चित्र है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति यहाँ पर शायद ये टब में सब्जियाँ रखी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इसको धोने का काम कर रहे हैं पानी से। वहीं एक बुजुर्ग महिला इधर चारपाई पर बैठी हैं जो पानी पी रही हैं। अब आप इधर देखिएगा, बरामदे में एक लड़की डोंगे से पानी से बाल्टी निकाल कर पानी डाल रही है और झाड़ू से इसको धोने का काम कर रही है। यहाँ पर एक पुरुष किसी कार्य को कर रहे हैं, कहीं पर पानी उंडेल रहे हैं, शायद ये किसी बर्तन में। अब इधर देखिए, ये एक बच्चा जो यहाँ पर पानी से नहाने का काम कर रहा है और एक महिला जो कि गमले में पानी डालने का काम कर रही हैं। तो आपने देखा कि यहाँ एक घर के आंगन में ही परिवार के विभिन्न सदस्य किस तरह से अलग अलग कामों में पानी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी क्या पानी का प्रयोग हम कहीं कहीं पर करते हैं? आइए इसके बारे में भी एक संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं कि हम इसके अलावा पानी का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या होती है कि हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पानी पीने के अलावा और किन किन कार्यों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप सोचिए कि सुबह हम उठे हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और ब्रश करते हैं, और इन दोनों कामों में पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब हम नहाने जाते हैं तो हम मैले कपड़े उतारते हैं, उन कपड़ों को धोते हैं, हम नहाते हैं। तो इन कामों में यानी कपड़ों को धोना और नहाना, इन कामों में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा शौचालय जब जाया जाता है तो शौचालय में भी पानी का प्रयोग विभिन्न कामों में होता है। कैसे, ज़रा इसके बारे में मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि शौच के लिए कभी भी खुले में नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जब हम शौच के लिए शौचालय में गए हैं तो शौच के बाद हमें अपने शरीर के अंग को साफ़ पानी से धोकर साफ़ करना चाहिए। अगर हम शौच के बाद अपने शरीर के अंग को साफ़ पानी से धोते नहीं हैं तो वहाँ पर त्वचा संबंधी रोग होने का ख़तरा हो सकता है, यानी कि स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शौच के लिए जाएं, उसके बाद में हमें अपने शरीर के अंग को साफ़ पानी से धोकर बिल्कुल साफ़ कर लेना है। दूसरा काम हम शौचालय में पानी का क्या करते हैं, जहाँ पर भी शौच किया होता है उस जगह को पानी डालकर बहाकर साफ़ कर देते हैं, ताकि हमारे बाद जो भी कोई व्यक्ति आए उसे शौचालय साफ़ सुथरा मिले। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बेटा हम भी जब शौचालय जाते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें वो जगह साफ़ सुथरी मिले। तो हमें भी जब जाना है और हमें शौच के बाद उस जगह को कायदे से साफ़ कर देना है। इसके अलावा एक बात और ये है कि प्रतिदिन नियमित तौर पर शौचालय की सफाई होनी चाहिए, ताकि शौचालय साफ़ सुथरा रहे, वहाँ से दुर्गंध ना आए, वहाँ पर कोई भी गंदगी ना लगी रहे। तो अब शौच करने के बाद शरीर को धोने में, दूसरी चीज़ ये है कि शौच के बाद शौचालय से गंदगी को बहाने में और शौचालय की नियमित तौर पर सफाई और धुलाई करने में, तीनों कामों में हम पानी का प्रयोग करते हैं। अब जब हम शौचालय से बाहर निकले तो क्या ऐसे ही घूमने टहलने लगेंगे? नहीं, उस वक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना हाथ साफ़ पानी और साबुन से धोना है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले अपना हाथ भिगोया, साबुन या हैंड वॉश लगाया, उसको बहुत कायदे से मला और फिर इस तरह से अपने हाथ की हर क्षेत्र को साफ़ करना है बहुत कायदे से, ताकि किसी भी पोर में, किसी भी उंगली में, किसी भी नाखून में कोई गंदगी ना रहे। इस तरह से कलाइयाँ साफ़ करनी हैं और फिर जब पूरे हाथ में कायदे से हम मल लें, उसको फिर हमें साफ़ पानी से धो लेना है। तो क्या हाथ धोने का काम सिर्फ शौचालय से निकल के करना है? नहीं, हाथ धोने का काम खाना खाने से पहले यानी भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद भी हमें हाथ धोने का काम करना होगा। तो
अब ये तो हो गई हाथ धोने की और शौचालय की बातें। उसके बाद घर की सफाई और धुलाई में, घर में जब भी हम, जैसे अभी आपने पिछले चित्र में देखा था कि वो लड़की बरामदे में पानी डालकर बरामदे की धुलाई कर रही थी, तो घर की अगर धुलाई सफाई करनी हो या पोछा लगाना हो तो पोछे के कपड़े को भिगोने के लिए या धुलाई करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अब अगर हम रसोई घर की बात करें तो रसोई घर में बर्तन धोने में, चूल्हा चौका साफ करने में, रसोई घर की धुलाई सफाई करने में भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। फल सब्जी इत्यादि धोने में, फल सब्ज़ी को भी खाने से पहले, फल को या बनाने से पहले सब्ज़ी को भी धोना बहुत आवश्यक होता है, ताकि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी के कण हों, कोई भी कीटाणु हो तो वो साफ़ हो जाएं। तो फल और सब्ज़ी को खाने, काटने या सब्ज़ी को बनाने से पहले उसको धोने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। भोजन को पकाने में, अब ऐसा तो है नहीं कि चावल हमने चूल्हे पे चढ़ाया और वो यूं ही बन गया। भाई चावल और दाल को अगर गलाना है तो उसको भी धोने के बाद उसमें थोड़ा पानी रख कर पकाया जाता है, तब वो गलता है और भोजन स्वादिष्ट बनता है। अर्थात न सिर्फ बर्तन को धोने में, फल सब्ज़ी धोने में, पकाने में, बल्कि भोजन की जो भी चीज़ें हैं, चाहे दाल चावल हो चाहे रोटी हो, उसको बनाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर बात करें 9वां पॉइंट, तो इसमें क्या लिखा है, घर में लगे पेड़ पौधों को पानी देने में। जैसा कि अभी आपने पिछले चित्र में देखा था कि एक महिला गमले में पानी डाल रही थी, तो अगर घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो उसको पानी देने के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है भवन निर्माण में, अगर कहीं पे घर बन रहा है तो मसाला बनाने में भी बच्चों पानी का प्रयोग किया जाता है। मोरंग, बालू, सीमेंट उसको मिलाकर उसमें पानी डालकर ही तो मसाला बनता है, और ईंटों को भिगोया जाता है ताकि उसमें तरी हो जाए और फिर उसमें मसाला अच्छे से चिपक जाए, और इस तरह से फिर भवन निर्माण में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सोचिए और बताइए कि क्या इसके अलावा भी कहीं पर हम पानी का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, हम पानी का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे घर में कोई पालतू पशु या पक्षी है तो उसकी प्यास बुझाने के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए ये एक चित्र बना है, और ये चित्र आपकी किताब में पेज नंबर 59 यानी 59 पे भी बना हुआ है। आप जैसा देखें, इस चित्र में आप देखिएगा कि कुछ पशु और पक्षी पानी का ही कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ही तरह पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के उनका भी जीवन असंभव है। तो अब आप ये देखिए, इस चित्र में यहाँ पर एक भैंस है जो तालाब में पानी पीने का काम कर रही है। इधर आप देखिए कुछ हाथी जो कि अपनी सूंड से अपने शरीर पर पानी डाल रहे हैं, यानी कि वो नहाने का काम कर रहे हैं। यहीं आप इधर चित्र में देखिए तो ये कुछ पक्षी हैं, एक बर्तन रखा हुआ है उसमें पानी है, तो कुछ पक्षी पानी पीने का, तो कुछ उसी पानी से कुछ पक्षी खेलने का या अपने शरीर को भिगोने का काम कर रहे हैं। अर्थात पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, न सिर्फ पानी पीने के लिए बल्कि नहाने के लिए भी उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। आम तौर पर बच्चों आपने देखा होगा कि पशु पक्षी अगर पालतू हैं तो क्या होता है कि उनके लिए घरों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। किसी बर्तन में उनके लिए पानी रखा जाता है और वो उससे पानी पी लेते हैं। जो पालतू पशु पक्षी नहीं होते हैं, तो गांव में अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा कि तालाब कुछ होता है या कहीं पर अगर पानी का जमाव है तो वहाँ पर ये पशु पक्षी जाकर अपनी प्यास बुझाने का काम करते हैं, वो वहाँ पर नहाते भी हैं। लेकिन शहरों में, क्योंकि शहरों में हर जगह तालाब नहीं होते हैं, तो आपने कुछ पशु पक्षियों को नल की टोटी में मुंह या चोंच लगाकर पानी पीते हुए देखा होगा। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए कि ये एक पक्षी है जो इसकी नल की टोटी के अंदर बिल्कुल एकदम चोंच घुसेड़े हुए है कि उसको थोड़ा सा पानी भी पीने को मिल जाए। अब ये तो बात हो गई हम मनुष्यों की और पशु पक्षियों की,
लेकिन बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि पेड़ पौधों को भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए भी अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो भी हरे भरे नहीं रहेंगे। पेड़ पौधों के लिए भी पानी अति आवश्यक है। बिना पानी के पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाएगा, ना वो बढ़ पाएंगे, ना वो हरे भरे रह पाएंगे, और लगातार पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख भी जाते हैं। अब यहाँ बात आ रही है फसलों की, कि फसलों के लिए भी पानी का महत्व है। फसल का महत्व, फसल की ज़रूरत हमें और आपको भी है, क्योंकि फसल ही होती है जब हमें अनाज, फल, सब्जियाँ खाने को मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अनाज, फल और सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में खाने को मिलें, तो इसके लिए फसल अच्छी होनी चाहिए, और फसल अच्छी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको उचित समय पर पानी मिले। तो फसलों की वृद्धि तथा विकास के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वे पानी में घुलकर जड़ों के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। यानी पेड़ पौधों को मिट्टी से जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तो वो जड़ें उन्हें मिट्टी से, पानी से नमी और मिट्टी से जो भी पोषक तत्व होते हैं वो उसे खींचती हैं और पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। खेतों की सिंचाई के लिए यदि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, तो इसका फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल सूख जाती है, अन्न का उत्पादन कम हो जाता है। अतः फसलों के उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी हर फसल को एक विशेष समय पर पानी की ज़रूरत होती है, और अगर उस विशेष समय पर उसको पानी नहीं मिलता है तो फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब सिंचाई के स्रोत और साधन। खेतों में पानी देने के लिए जब खेतों में पानी डाला जाता है तो उसके लिए शब्द यूज़ होता है सिंचाई। तो सिंचाई के लिए क्या स्रोत हैं, क्या साधन हैं, आइए हम इस पे भी बात करते हैं। सिंचाई का प्राकृतिक स्रोत वर्षा का जल है। अगर बच्चों ठीक से उचित समय पर बारिश होती है तो खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी अपने आप ही मिल जाता है, और फिर उसमें सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो वर्षा का जल है यानी बारिश का पानी है, ये तो हुआ प्राकृतिक स्रोत। लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई के लिए किसान तालाब, कुआं, नदी आदि से जल प्राप्त करते हैं। अगर बारिश हो गई तब तो खेतों को ऐसे ही प्राकृतिक तौर पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। लेकिन कभी बारिश ना हो या कम हो तो किसान क्या करते हैं कि तालाब, कुआं और नदी से पानी लेकर खेतों की सिंचाई का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये तालाब, कुआं और नदी ये सिंचाई के परंपरागत स्रोत हैं। यानी अब से कई 100 साल पहले इसी तरह से किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए इन संसाधनों का, इन स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आजकल क्या होता है कि अगर किसान को खेत में सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं कि नलकूप का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा अलग अलग जगहों पर नहरें बनवाई गई हैं ताकि किसानों को सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में पानी मिल सके। तो सरकार द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। भूमिगत जल को निकालने के लिए बिजली चलित पंप का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा पानी एक समय में निकलता है और आराम से खेतों की सिंचाई हो जाती है। अब आप ये देखिए ये चित्र, इसमें कितना ढेर सारा पानी पाइप से निकल रहा है और बहुत आराम से कम समय में ज़्यादा पानी निकलता है और खेत की सिंचाई का काम आराम से हो जाता है। अब हम बात करते हैं जल के स्रोत के बारे में कि जल के स्रोत क्या क्या हैं। जल दो तरह से हमें चाहिए होता है। एक तो पीने का पानी, जो हम पानी पीते हैं, उसके लिए हमें पानी मिलता है नल से, हैंडपम्प से और कुआं। यहाँ से हमें पीने का पानी मिलता है।
और ध्यान रहे कि ये पीने का पानी साफ़ जगह पर साफ़ बर्तन में रखा होना चाहिए, बर्तन ढका होना चाहिए, जिस ग्लास में हम पानी पी रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए। अगर कभी ऐसा लगता है कि वो पानी शुद्ध नहीं है, उसमें कभी कुछ गंदगी आ रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि उस पानी को उबाल कर, ठंडा करके, छान कर पिया जाए। इसके अलावा लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक डिब्बा ऐसा होता है, उसमें पानी ऊपर डाला जाता है और वो पानी छनकर नीचे जब आता है तो वो पीने योग्य होता है। कुछ लोग पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर यानी आरओ का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी पानी छनकर शुद्ध रूप में मिलता है। अब हम बात करें सिंचाई की, यानी खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमने बात की वर्षा का जल, ये प्राकृतिक स्रोत है और अगर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो किसी भी अन्य स्रोत की ज़रूरत किसान को नहीं होती है। लेकिन अगर बारिश कम हुई या ना हुई और किसान को खेत के लिए पानी चाहिए है तो फिर वो तालाब, नहर, नलकूप इन सब से अपने खेतों में सिंचाई का काम करते हैं। तो बच्चों, आज इस पूरी चर्चा से हमने क्या जाना, एक बार इसको देख लेते हैं। और आप देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 61 पर एक सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल है, पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। ये देखिए, ये सवाल यहाँ पर लिखा है कि पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि हम पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए। इसके अलावा हाथ मुंह धोने और ब्रश करने में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। नहाने और कपड़े धोने में पानी का इस्तेमाल होता है। शौचालय में प्रयोग होता है, चाहे शौचालय को साफ़ करना हो, शौचालय में पड़ी हुई गंदगी को धोना, साफ़ करना हो, अपने शरीर के अंग को धोना हो, इसके लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। शौचालय से निकलकर हाथ धोने में, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने में भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। घर की सफाई और धुलाई में पानी का प्रयोग किया जाता है। बर्तन धोने में, फल सब्जी इत्यादि धोने में, इसके अलावा भोजन को पकाने में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। घर में लगे पेड़ पौधों को पानी देने में, भवन निर्माण में, घर में अगर पालतू पशु पक्षी हैं उनको पानी देने में भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। अब अगर बात करें फसल के लिए, तो भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है और यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है तो फसलों को प्राकृतिक रूप से पानी नहीं मिल पाता है। लेकिन वर्षा अगर होती है तो प्राकृतिक रूप से पानी फसलों को यूं ही मिल जाता है। वर्षा ना होने की स्थिति में, अगर वर्षा सही से समय पर नहीं होती है, उस स्थिति में फिर किसान नलकूप, तालाब, नहर इन सब संसाधनों का प्रयोग करके अपने खेतों में सिंचाई करने का काम करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नलकूप का इस्तेमाल किया जा रहा है, ढेर सारा पानी के निकलता है और उससे आराम से खेतों में पानी पहुँच जाता है सिंचाई के लिए। एक बार फिर से बात करें जल्दी से, अगर हम जल के स्रोत के बारे में कि पानी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो पीने के पानी का स्रोत होता है नल, हैंडपंप और कुआं, और सिंचाई के स्रोत होते हैं वर्षा का जल, नलकूप, नहर और तालाब। तो बच्चों, इस पूरी चर्चा से हमने ये जाना कि अगर जल है तो जीवन है। क्योंकि देखिए, हम भोजन अगर कुछ दिन ना करें तो शायद हम हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ते जीवित रह सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम पानी ना पिएं तो आपने महसूस किया होगा, जैसे मैं लगातार मैं बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा गला सूखने लगा और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। या आप बहुत तेज़ी से चल के आए हैं या किसी ने व्रत रखा है, तो उसके बाद अगर पानी मिल जाता है तो कितना आनंद मिलता है, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि ज़िंदगी है तो तभी है जब हमारे पास पीने के लिए पानी है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, जल है तो कल है। तो इस पूरे पाठ से हमको क्या समझ में आता है कि पानी केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, वरन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, फसलों के लिए भी एक
अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि का मतलब बहुत ही कीमती एक तरह की जायदाद है। इसको हमें बहुत संभाल के रखना है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी खर्च करें और उसे व्यर्थ में नष्ट ना करें। अब बच्चों ये देखिए, एक छोटी सी कविता मैंने यहाँ पर बनाई है और आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। ये जो पूरा पाठ हमने अभी पढ़ा उसको चंद लाइनों में अभी यहाँ पर मैं आपके सामने दोहराने जा रही हूँ और आपको भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जीवों के लिए ख़ास है पानी। जीव, चाहे हम मनुष्य हों या पशु पक्षी हों, सब के लिए बहुत ही ख़ास है पानी। प्यास हमारी बुझाए पानी, क्योंकि हम सब की प्यास पानी बुझाता है। तन से मैल को हटाए पानी, कपड़े बर्तन घर को चमकाए पानी। जब हम नहाते हैं तो हमारे तन से जहाँ हाथ मुँह धोते हैं तो उससे मैल को हटाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कपड़े धोने में, बर्तन धोने में और घर की सफाई में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पौधों, फसलों को लहलहाए पानी। पशु पक्षियों की भी प्यास बुझाए पानी। पेड़ पौधे तभी हरे भरे होंगे और लहलहाएंगे, फसलें लहलहाएंगी तभी जब उनको सही समय पर पानी मिल जाएगा। और इसके अलावा पशु पक्षियों की भी प्यास बुझाने, उन्हें जीवित रखने में भी पानी मददगार साबित होता है। तो पानी से है सभी के जीवन में रवानी, बिन इसके जीवन की है ही नहीं कहानी। तो बच्चों, इन सब से बातों से क्या पता चला कि हम सब का जीवन पानी से ही संभव है और इसके बिना हम सब का जीवन असंभव है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? पानी अनमोल है। अब बच्चों, कुछ होमवर्क है यानी गृह कार्य है। मैं धीरे धीरे इन प्रश्नों को बोलूँगी। आप चाहें तो आप स्क्रीन से देखकर इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और जो भी बातें यहाँ पर समझाई गई हैं, बताई गई हैं, उसकी मदद से आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इनका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। अभी हम लोगों ने बात की कि तमाम तरह के काम सुबह से लेकर रात तक और रोज़ काम होते हैं जिनमें हम पानी का उपयोग करते हैं। दूसरा है, पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अभी हम लोगों ने बात की कि जिस तरह से जीवित रहने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, उसी तरह से जीवित रहने के लिए पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। वो सिर्फ पानी पीकर अपनी प्यास ही नहीं बुझाते हैं, बल्कि नहाने के लिए भी उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि पानी में खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से खेल होते हैं। आप तो बस ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर शायद पानी फेंकते हो और आप उसको खेल समझते हो। नहीं बच्चों, कुछ ऐसे खेल भी होते हैं जो पानी के अंदर खेले जाते हैं। तो ज़रा सा आप अपने घर के बड़ों से बात करिए, उनसे जानकारी हासिल करिए कि कौन से ऐसे खेल होते हैं जो पानी के अंदर खेले जाते हैं, और उनकी आपको अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है। चौथा देखिए, ये तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। ऐसे जीव का नाम लिखिए जो पानी से बाहर निकालने पर जीवित नहीं रहता है। सोचिए, आपको मैं आपकी शायद कक्षा 1 की किताब में एक कविता होगी कि बाहर निकालो तो मर जाएगी। मैंने आखिरी लाइन बताई है और आप पहुंच गए होंगे उस जीव तक जो पानी में ही जीवित रह सकता है, क्योंकि उसको बाहर निकालिएगा पानी के तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो उस जीव का आपको चित्र बनाना है, अपने पसंदीदा रंगों से उसको रंगना है और उसका नाम आपको लिखना है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी है कि देखिए, इसमें आपको क्या करना है, पानी के महत्व पर स्लोगन लिखिए। आपको क्या करना है कि कुछ स्लोगन, जैसे अभी आपने देखा मैंने एक कविता बनाई थी, उसी तरह से आप भी कुछ स्लोगन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि देखिए आप, कि मैंने एक पानी की बूंद का एक चित्र बनाया है ना। आप देख रहे हैं कि पानी की बूंद का एक चित्र बना हुआ है। ये नल को बंद कर रहा है क्योंकि नल में से पानी बह रहा था, और यहाँ पे क्या लिखा है, जल ही जीवन है। तो इस तरह का स्लोगन आप बना सकते हैं। आप इस तरह से कोई चित्र भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एक स्लोगन ये भी लिखा है, पानी बचाओ पानी है अनमोल, ना बहने दो पानी को, जानो इसका मोल। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्लोगन है और इसको आप बना सकते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या आप इसी तरह से अपने आप से भी कुछ स्लोगन बना सकते हैं। एक मैंने इंग्लिश में बनाया है, मैं ये आपको दिखाती हूँ। सेव वाटर यानी पानी की बचत करिए। इट विल सेव यू लेटर, अगर आप पानी की अभी बचत करेंगे तो आगे चलकर पानी भी आपको बचाएगा। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जल की बचत करो तभी जल आपको बचाएगा। तो इस तरह से आप कुछ स्लोगन बनाइए। आप उसको कार्ड शीट पे भी लिख सकते हैं। अपनी कक्षा में उसको सजाने के लिए भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो बच्चों, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और बात करेंगे इसी पाठ के दूसरे अंश के बारे में। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद।